गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 7 पॉवर्टी के बारे में बताएंगे। पॉवर्टी जिसे हिंदी में निर्धनता कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज पॉवर्टी, यानी निर्धनता क्या है, यानी गरीबी क्या है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता में जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वास्थ्य और कार्यकुशलता की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी प्राप्त करने में सक्षम ना हो, उसको हम निर्धन कहते हैं। पॉवर्टी इज द inability to get the minimum consumption requirement for life, health and efficiency। इन जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें हम फूड, क्लॉथ्स, रेजिडेंस या हाउसेज, एजुकेशन और हेल्थ आदि को शामिल करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, उसको गरीब कहा जाता है या निर्धन माना जाता है। इन्हें न्यूनतम आवश्यकताओं, मानवीय आवश्यकताओं के पूरा ना होने पर मनुष्य को बहुत दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं और स्वास्थ्य और कार्यकुशलता की हानि होती है। तो निर्धनता में आप यहाँ तक लिखेंगे। पॉवर्टी मीन्स इफ ए पर्सन कैन नॉट फुलफिल देयर मिनिमम नीड्स टू अलाइव, देन ही इज कंसिडर्ड एज ए पुअर। इसके बाद निर्धनता का कुछ वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो पहला जो टाइप है वो है सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन, यानी ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। तो इन फर्स्ट कैटेगरी दोज पीपल आर इंक्लूडेड, और वो लोग आते हैं विच आर ऑलवेज पुअर, जो कि सदैव निर्धन रहते हैं, जैसे बेगर हो गया यानी भिखारी हो गया। और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें वो लोग आते हैं जिनके पास कभी कभी पैसा आ जाता कहीं से थोड़ा बहुत, जैसे इर्रेगुलर लेबर हो गई, अनियमित मजदूर हो गए। इन दोनों श्रेणियों, दोनों कैटेगरी को मिलाकर हम कॉर्निक पुअर का नाम देते हैं, यानी इसको हम चिरकालिक निर्धन भी कहते हैं, इस प्रकार के लोगों को। सेकंड है चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर, यानी यदा कदा निर्धन और अल्पकालिक निर्धन। इसकी पहली श्रेणी जो है चर्निंग यानी यदा कदा, उसमें वो लोग आते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में, विच आर बिटवीन पुअर और नॉन पुअर, जैसे कि स्मॉल फार्मर हो गए और सीजनल लेबर हो गई, छोटे किसान और मौसमी मजदूर। इसके बाद ओकेजनली जो पुअर होते हैं उसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो मैनी टाइम जो है धनी बने रहते हैं, ज़्यादातर समय वो धनी होते हैं, अमीर होते हैं, लेकिन कभी कभी लक उनका साथ नहीं देता है, भाग्य उनका साथ नहीं देता, इसलिए वो निर्धन हो जाते हैं। इन दोनों को हम अल्पकालिक ट्रांजिट पुअर कहते हैं। और लास्ट है, इसके बाद है कभी निर्धन नहीं, नेवर पुअर। इस कैटेगरी में उन लोगों को शामिल करते हैं जो कभी भी गरीब नहीं होते बल्कि हमेशा अमीर बने रहते हैं। इसको एक फिगर से भी दिखाया हुआ है, देखिए ये एक निर्धनता रेखा है, यानी पॉवर्टी लाइन है। इज इट क्लियर? फर्स्ट कैटेगरी में हम जो है इस ग्राफ को पॉवर्टी लाइन से नीचे रखेंगे, यानी ये हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपने देखा कि ये जो ग्राफ है कुछ ऊपर चला जाता है, यानी
कभी कभी इनके पास पैसा आ जाता है और फिर से ये गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं। तीसरा जो है वो है आपका चक्रीय निर्धन और अनियमित निर्धन, अल्पकालिक जिसको हम कहते हैं, दो कैटेगरी थी उसमें। इसमें आप देख रहे हैं कभी पैसा आ गया फिर गरीब हो गए, फिर पैसा आ गया, यानी जो है सीजनल उनके पास पैसा आ जाता है। और फोर्थ में आप देख रहे हैं कि अनियमित निर्धन, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादातर टाइम मनी रहती है, यानी पैसा रहता है, लेकिन कभी कभी जब लक इनका साथ नहीं देता तो ये गरीब हो जाते हैं। और लास्ट कैटेगरी में उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो कभी भी गरीब नहीं होते, यानी अमीर ही रहते हैं। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो है ये रेखा ग्राफ जा रहा है, तो इसका मतलब इनके पास हर समय पैसा रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम निर्धनता के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को कहा जाता है सापेक्ष निर्धनता और एब्सोल्यूट को कहा जाता है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, यानी रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में या अदर जो कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में पाई जाने वाली पॉवर्टी से है। यानी जब हम किसी देश से, अन्य देश से, किसी स्टेट से, किसी क्षेत्र से, किसी व्यक्ति से कंपेयर करते हैं कि उनकी तुलना में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, यानी तुलना करके जब हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं। जिस देश, जिस कंट्री में या जिस ग्रुप के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर, यानी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो लो लेवल का होता है, वे हाई लेवल के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वाले लोगों की अपेक्षा पुअर माने जाते हैं, यानी रिलेटिव पुअर होते हैं। यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट दी गई यूएनओ की, तो उन देशों को रिलेटिव पुअर माना गया जिनकी पर कैपिटा टोटल इनकम जो है $1 पर डे से कम थी। तो इसको आप यहां तक करेंगे। इसके बाद है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी? का अभिप्राय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से, इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जब हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान जो है, मेजरमेंट लगाने के लिए हम पॉवर्टी लाइन की जो कंसेप्ट है उसका यूज करते हैं। अब यहाँ एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया, निर्धनता रेखा क्या है? तो निर्धनता रेखा वह रेखा होती है जो उस प्रति व्यक्ति पर कैपिटा एवरेज जो है मंथली एक्सपेंडिचर को शो करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में यानी रूरल एरिया में जिन लोगों का जो उपभोग व्यय है 816 रुपये, ये डाटा जो है कुछ चेंज हो गया है क्योंकि पुरानी बुक है। और शहरी क्षेत्रों में जो है 1000 रुपये जिन लोगों की प्रति मास उपभोग व्यय है, यानी हर महीने कंजम्पशन पर जो खर्च करते हैं, उन्हें हम बिलो द पॉवर्टी लाइन कहते हैं, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे मानते हैं। इसके बाद है जिन लोगों का प्रति माह उपभोग 1000 से कम है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये से कम है, उन्हें हम पुअर मानते हैं। उन व्यक्तियों को एब्सोल्यूट पुअर रूप से पुअर माना जाता है जिनका मासिक उपभोग है यानी मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस रेखा से नीचे है। निर्धनता यानी पॉवर्टी लाइन की नई जो डेफिनेशन है, इसके आधार पर 2011-12 में 2011-12 में भारत में जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग थे वो 21.9 थे और भारत का 21.9% जो है एब्सोल्यूट पुअर विश्व का यानी वर्ल्ड का
50% है, यानी भारत के 21.9% बीपीएल वर्ल्ड के अन्य देशों के कंपैरिजन में 50% है। यानी एक तरफ हमारे लोग, एक तरफ पूरा विश्व का लोग। भारत में जो पॉवर्टी लाइन है वो कैसे तय की जाती है, ये एक अलग से क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए, इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए जिस प्रोसीजर को अपनाया जाता है उससे संबंधित कुछ मेन जो बातें हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले, उपभोग सीमा का अनुमान लगाते समय जब हम कंजम्पशन लिमिट का मेजरमेंट करते हैं तो हम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, अर्थात जो सरकार के द्वारा लोगों के लिए किए गए हैं अथवा उपभोक्ता वस्तुओं पर सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते। मान लो सरकार ने फ्री एजुकेशन दे रखी है, फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो बीपीएल का मेजर करते समय हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम ये देखेंगे कि टोटल एक परिवार ने एक व्यक्ति पर 1,000 रुपये खर्च किया है या नहीं किया। अगर शहरी क्षेत्र में नहीं किया है तो उसको हम पुअर मानते हैं। केवल प्राइवेट कंजम्पशन यानी जो निजी उपभोग व्यय है उसको ही हम ध्यान में रखेंगे। सेकंड है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट के रूप में हम न केवल जो फूड ग्रेन्स है उन पर बल्कि नॉन फूड ग्रेन्स पर होने वाले खर्च को भी ध्यान रखते हैं। यानी जब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मेजर करेंगे तो उस समय केवल भोजन पर किए जाने वाले खर्च को ही शामिल नहीं करते, बल्कि कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा पर जो भी खर्च हो रहा है उसको भी हम शामिल करते हैं, यानी सबको कंसीडर किया जाता है। थर्ड है, जो फूड ग्रेन्स आइटम्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए हम कैलोरी के प्रति व्यक्ति उपभोग का जो है अनुमान लगाते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटा जो कैलोरी मिल रही है लोगों को उसको भी हम मेजर करते हैं। यहाँ तक इस लाइन को यहाँ तक कर लेंगे। लास्ट में हाई कैलोरी कंजम्पशन वाले लोग, कंजम्पशन जो है हाई लिमिट को प्रकट करता है। इसके बाद है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के पहले बदले आवर्ती को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक आवर्ती एक विशेष उपभोग वर्ग से संबंधित शीर्षक की संख्या को प्रकट करती है। और लास्ट में व्यक्ति गणना अनुपात निकाला जाता है, यानी हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो क्या होती है, जो कि निर्धन और अनिर्धन को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग से दर्शाता है। यह अनुपात पॉवर्टी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत को प्रकट करता है। यानी जो ये हेड काउंट रेशो है ये पुअर और नॉन पुअर, ठीक है, को जो है रूरल और अर्बन के लिए डिफरेंट शो करता है। और ये जो रेशो है निर्धनता रेखा के से नीचे की जो पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज को प्रकट करता है। तो इन बातों को जब हम भारत में निर्धनता रेखा को तय करते हैं तो इन बातों को हमने कंसीडर करना होता है। इसके बाद बात आती है यहाँ कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, पूरा नहीं करना आपने। तो व्यापक अनुमान लगाते अगर वाइड हम मेजरमेंट करें तो उस समय बच्चों के लिए 300 कैलोरी जो कि भोजन से ऊर्जा मिलती है पर डे, और जो हार्ड वर्क करते हैं जो युवा यंग पर्सन उनके लिए 3600 कैलोरी पर डे जो है ऊर्जा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन है उसके लिए, रूरल के लिए 2435 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है और अर्बन के लिए 2045, क्योंकि रूरल एरिया में हार्ड वर्क ज़्यादा होते हैं, कृषि संबंधी जैसे कार्य हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए होती है। शहरों में अपेक्षाकृत कम मेहनत का काम होता है, इसलिए उन्हें कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि
क्वेश्चन यहाँ आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम और मध्य प्रदेश में निर्धनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की 29.4%, बिहार की 33.7%, उड़ीसा की 32.6%, मध्य प्रदेश की 31.7%। जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल है, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। दूसरी ओर पंजाब में 8.3% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इसी प्रकार हरियाणा में 11.2% पॉपुलेशन जो है, और राजस्थान में 14.7% पॉपुलेशन बीपीएल है, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ये टॉपिक आपने नहीं करना है, यहाँ से इसको क्रॉस कर लेंगे। इसके बाद निर्धनता रेखा कब ऊंची या नीची निश्चित की जाती है? व्हेन इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड हाई और लो? देखिए, निर्धन जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिफाइन करने का कोई मानक मापदंड नहीं है, स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक नहीं है, अर्थात कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिससे कि हम उसको माप सकें। इसकी परिभाषा जो डेफिनेशन है वो नॉर्मली जो लोग हैं वो मिनिमम कंजम्पशन जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखकर ही की जाती है। परंतु अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। ये एक डिबेट का क्वेश्चन है, अर्थात विवादास्पद प्रश्न है। इस रेफरेंस में, इस संदर्भ में कुछ लोगों का ये व्यू है कि मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में माध्यमिक यानी मिडिल लेवल की जो शिक्षा है उसको शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ अन्य लोग इस आर्ग्यू से जो है सेटिस्फाई नहीं है। यह एक वह प्रश्न है जिसमें कि मूल्य निर्णय आता है, यानी वैल्यू जजमेंट आता है, और इसका संक्षिप्त उत्तर दिया जाना कठिन है। परंतु निर्धनता रेखा को ऊंचा या नीचा निर्धारित करने संबंधी जो डेफिनेशन है उसकी उलझन और निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशन को हम सभी स्टूडेंट्स को समझ लेना जरूरी है। यदि निर्धनता रेखा का निर्धारण उस ऊंचे यानी हाई लेवल पर किया जाता है जिसमें एक्सपेंडिचर के हाई लेवल को जो है सीमा बिंदु मान लिया जाए, एक लिमिट मान लिया जाए, तब उन लोगों की अधिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो निर्धन है। इसी तरह अगर खर्च के निचले स्तर को हम जो है निर्धनता रेखा निर्धारित करते हैं, तब उन लोगों की कम संख्या हमें प्राप्त होगी जो निर्धन है। उपरोक्त दोनों में हमें लोगों के आर्थिक और सामाजिक यानी इकोनॉमिकल और सोशल लेवल का सही चित्र प्राप्त नहीं हुआ। वो कहता है कि भाई अगर हम कुछ ज़्यादा इनकम को निर्धनता रेखा मान लें तो ज़्यादा इनकम लेवल में जो है कम लोग ही निर्धन रह जाएंगे। अगर कम इनकम लेवल को हम एक लिमिट मानेंगे तो ज़्यादातर लोग बीपीएल के श्रेणी में इंक्लूड हो जाते हैं। इससे जो रिसोर्सेज हैं उनके गलत आवंटन के फलस्वरूप हमारे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में रुकावट आएगी। यानी जो हमने गरीबी को दूर करने के लिए प्रोग्राम सरकार ने चलाए हुए हैं उनमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। समृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट की कुल योजनाओं के रेफरेंस में निर्धनता एलिवेशन का हमारा जो प्रोग्राम है या तो इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त या अपव्ययी वेस्टफुल हो जाएगा। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि निर्धनता रेखा की परिभाषा ना तो ऊंची सीमा बिंदु हो और ना ही नीची सीमा बिंदु के रूप में की जानी चाहिए। यानी ना तो बहुत हाई इनकम लेवल वालों इनकम को ध्यान में रखकर निर्धनता रेखा तय की जानी चाहिए, ना बहुत लो लेवल इनकम वाले लोगों को ध्यान में रखकर निर्धनता रेखा तय की जानी चाहिए, बल्कि इसकी परिभाषा जो है इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे देश में निर्धनों की संख्या तथा उपलब्ध साधनों के बीच थोड़ी बहुत उपयुक्तता और अनुरूपता बनी रहे। इसके बाद है निर्धनता के कुछ कारण दिए हुए हैं।
देखिए निर्धनता यानी गरीबी के कारण क्या क्या हैं। तो भारत में निर्धनता की समस्या और उसके कारणों की विवेचना को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और दूसरा है आय का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भारत, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता के संदर्भ में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड है, इसलिए उसके रेफरेंस में निर्धनता के क्या कारण है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। भारत का टोटल राष्ट्रीय उत्पादन, जो टोटल नेशनल प्रोडक्शन है, वो जनसंख्या पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। इस कारण भी पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय, वो कम रही है। भारत इंडिया का जो नेट नेशनल प्रोडक्शन है 2016-17, आपकी बुक में नया डाटा हो सकता है, में 2011-12 की कीमतों पर, यानी 2011-12 की प्राइस लेकर के उसके बेस पर 2016-17 की जो पॉवर्टी लाइन है, जो नेशनल प्रोडक्शन है, वो मेजर किया गया है। वो 2016-17 के लिए 1,06,86,776 करोड़ था, तथा प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है जो, वो केवल 82,269 थी, जो यूएनओ द्वारा जो डिटरमाइंड लेवल है उससे बहुत अधिक निर्धन देशों की है, के अनुसार बहुत अधिक निर्धन देशों की है। अर्थात यूएनओ ने जो पॉवर्टी लाइन तय की है उससे बहुत ज़्यादा हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। सेकंड है लो रेट ऑफ ग्रोथ। इंडिया की जो 5 ईयर प्लान है उसमें विकास की जो ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत कम रही है। प्लानिंग पीरियड में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 5% रही है, लेकिन जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो 2% रही है, जिसके कारण हमारी पर कैपिटा इनकम में जो वृद्धि है वो केवल 3% हुई है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तुलना में जो ग्रोथ रेट है हमारी वो बहुत कम रही है। पर कैपिटा इनकम में निम्न वृद्धि दर से निर्धनता को जारी रखा है, अर्थात निर्धनता हमारे देश में कंटिन्यू बनी हुई है। इसके बाद है जनसंख्या का अधिक दबाव, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। भारत में जो है पॉपुलेशन बहुत स्पीडली बढ़ रही है। इस स्पीडली बढ़ने, पॉपुलेशन के तेज बढ़ने के कारण पिछले कई वर्षों में जो डेथ रेट है, ठीक है, वो कम हुई है और बर्थ रेट लगभग कांस्टेंट बनी हुई है। तो यहाँ तक आप इसको निशान लगा लेंगे। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, कि वृद्धि की यह दर जो 1941 से 51 के बीच में 1% थी, वो 1991 से 2001 के बीच में 2.1% हो गई। 2011 की जनगणना हुई, अब 2021 में होनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो जनसंख्या 121 करोड़ पहुंच गई, और वर्ष 2015 में इसके 124.4 करोड़ होने का अनुमान है, यानी लगभग आज 137 करोड़ के अप्रोक्स हमारी पॉपुलेशन है। जनसंख्या का बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो निर्धनता को बढ़ा देता है, जिससे अभिप्राय है कि समय के साथ साथ निर्धनता का बोझ यानी प्रेशर है जो वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन प्रेशर यानी स्फीतिक दबाव, स्फीति कहते हैं महंगाई का दबाव। प्रोडक्शन की जो लो रेट है और जनसंख्या ग्रोथ रेट में जो वृद्धि हो रही है, उसके फलस्वरूप भारत जैसे अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमीज हैं उनमें इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन जो है इंडियन इकोनॉमी का एक कांस्टेंट फीचर बन गई है, यानी स्थायी लक्षण बन गई है, यानी लगातार ये इन्फ्लेशन रेट हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है।
इसका इसका अभिप्राय है कि कीमतों में लगातार वृद्धि की स्थिति। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंटिन्यूसली राइज इन प्राइस। प्राइस इंक्रीज होने से बुरी तरह कौन प्रभावित होता है? निश्चित रूप से वो लोग प्रभावित होते हैं जो मीडियम वर्ग से बिलोंग करते हैं या मजदूरी कमाने वाले होते हैं। अतः निर्धनों को और अधिक निर्धन होने की प्रवृत्ति जो है बनती चली जाती है, यानी गरीब और गरीब होता चला जाता है। इसके बाद है निरंतर रहने वाली बेरोजगारी, यानी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत में जो है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी चिरकालिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी, और अल्प रोजगार, यानी अल्प रोजगार का मतलब है जितना समय एक व्यक्ति काम कर सकता है उसे उससे कहीं कम काम मिलता है। यहाँ जो अर्बन सेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, और कृषि क्षेत्र में यहाँ पर डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो निर्धनता का एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर बेरोजगार हैं, देश के लोग, इसलिए बेरोजगार होने के कारण वो जो है गरीब बने हुए हैं। भारत में 2011-12 का डाटा दिया हुआ है, आपकी बुक में डिफरेंट हो सकते हैं डाटा, नए डाटा होंगे आपकी बुक में। लगभग 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे 2011-12 में, और अब तो और भी ज़्यादा है। इसके बाद है कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी पूंजी की अपर्याप्तता। पूंजी आर्थिक विकास का एक सहायक तत्व होती है, यानी कैपिटल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक हेल्पफुल और मेन कंपोनेंट है। कैपिटल जो रिजर्व है, यानी पूंजी जो संचय है, को किसी देश की उत्पादन क्षमता के एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है उसको वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो उसका इंडिकेटर है। धारणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक जो कैपिटल का जो स्टॉक है और कैपिटल फॉर्मेशन है वो दुर्भाग्यवश जो है अभी तक निष्क्रिय अवस्था में चल रहा है। अर्थात कैपिटल फॉर्मेशन हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में है। लो कैपिटल फॉर्मेशन के कारण जो है कम उत्पादन क्षमता होती है, और इसलिए जो पॉवर्टी है वो लगातार देश में बनी रहती है। इसके बाद है योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव, प्यूसिटी ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, यानी किसी भी देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी प्रारंभिक यानी इनिशियल जो स्टेज है उसमें साहस और कल्पना शक्ति यानी इनिशिएटिव एंड इमेजिनेशंस रखने वाले, और यानी जोखिम उठाने की योग्यता रखने वाले, रिस्क उठाने वाले लोग, और अपने काम में जो है स्किलफुल होने और निपुण होने और चतुर उद्यमकर्ताओं की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ के लोग योग्य होंगे, कुशल होंगे, निपुण होंगे और जोखिम उठाने वाले होंगे। हमारे देश में ऐसे उद्यमकर्ताओं की कमी है। हमारे देश में ऐसे जो लोग हैं उनकी कमी है जो कि रिस्क ले सकें और साथ में अच्छे डिसीजन ले सकें। इसके फलस्वरूप देश में उत्पादन प्रक्रिया बहुत लो लेवल पर रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस के लो लेवल का अर्थ है रोजगार का लो लेवल और निर्धनता का हाई लेवल। इसके बाद है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन यानी पुरानी सामाजिक संस्थाएं। इन आवर कंट्री हमारे देश में अर्थव्यवस्था का जो मूल जो बेसिक सोशल बेस है वो बहुत पुरानी सामाजिक संस्थाएं और रूढ़िवादिताएं हैं। अर्थात हमारी पुरानी सोच और हमारे सामाजिक जो ओल्ड सामाजिक सोशल जो
कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, ठीक है, वो हैं। जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा बहुत है, जातिवाद बहुत है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम आज भी हमारे देश में है, और उत्तराधिकार के नियम, यानी ये इन नियमों के कारण भी हमारे यहाँ बेरोजगारी बनी हुई है। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली होने के कारण ज़्यादातर लोग घर में बैठकर खाते हैं, केवल एक या दो लोग ही होते हैं जो कमाने वाले होते हैं। बाकी लोग ये सोचते हैं कि एक कमा रहा है, इसलिए उसी पर वो पूरी तरह डिपेंड होते हैं, अर्थात खाने वाले ज़्यादा होते हैं और कमाने वाले कम होते हैं। इससे विकास की जो दर है उसमें रुकावट आती है, और जिसका परिणाम होता है कि हम निर्धन हो जाते हैं या निर्धन ही बने रहते हैं। और लास्ट है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारिक संरचना का अभाव। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके जो प्रमुख घटक हैं, आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, यानी आधारिक संरचना दो तरह की होती है। एक होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सेकंड होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मेनली रोड, ब्रिज, रेलवे, कम्युनिकेशन इनको शामिल करते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। और जबकि सोशल में हम एजुकेशन, हेल्थ आदि को शामिल करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मेन कंपोनेंट हैं उनमें यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सामाजिक यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रेजिडेंस यानी निवास सेवाएं शामिल की जाती हैं। इनकी अवस्था बहुत ही घटिया है, बुरी अवस्था है हमारे यहाँ। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं में ये सभी एक बेस का काम करती हैं, आधारशिला का काम करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग 73 वर्ष 73 ईयर्स जो है बीतने के बाद भी, या यूँ कहिए कि 65-70 साल प्लानिंग पीरियड के बाद भी जो हमारी आधारशिला है अभी भी बहुत इन्फेंट रेशो में, इन्फेंट स्टेज पर है, यानी शिशु अवस्था में बहुत कम लेवल पर हम इन चीज़ों का विकास कर पाए। विकास प्रवृत्तियों की धीमी बढ़ोतरी का या गुणन तथा निर्धनता का निरंतर बने रहना इसके स्पष्ट परिणाम है। इससे हमारे देश में विकास प्रक्रिया धीमी है, जिससे कि गरीबी लगातार देश के अंदर बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं हम आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। भारत में निर्धनता का जो मेन सेकंड कॉज है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे देश के अंदर जो है आय का वितरण असमान है, यानी इनकम है जो लोगों की वो अनइक्वल है। यहाँ गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। योजनाओं में प्रगतिशील कर यानी और प्रणाली और दूसरे उपायों द्वारा आय के असमान वितरण को दूर करने का प्रयास किया गया। जो प्लानिंग पीरियड थे उसमें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के द्वारा जो इनकम का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ठीक करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन मेजरमेंट या उपायों के बाद भी आय, इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगातार अनइक्वल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। NCARE की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में केवल 20% लोग जो धनी लोग हैं उनके पास टोटल इनकम का 53% हिस्सा है, जबकि निचले जो, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 तरह की कैटेगरी होती है, रिच, मिडिल और लोअर, ठीक है, यानी जिनको हम पुअर कहते हैं। जो रिच फैमिलीज हैं 20%, उन पर देश की कुल इनकम का 53.2% है। जो निचले बिल्कुल तबके के लोग हैं उन पर 40% लोगों पर केवल 5.3% लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गरीब हैं। मोनोपोली जो जांच आयोग है, कमीशन है, उसके अनुसार देश की 1536 कंपनियां 75 परिवारों के कंट्रोल में हैं। देश में 1536 कंपनियों को केवल 75 परिवार ही कंट्रोल करते हैं। इनकम का ये असमान डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न केवल वर्तमान निर्धनता को प्रकट करता है, नहीं ये केवल यही नहीं दिखाता कि वर्तमान में गरीबी है, बल्कि धनी और निर्धन के यानी पुअर और रिच के बीच में जो एक्सपेक्टेड डिफरेंस है उसको भी शो करता है।
संपत्ति और धन दौलत के भारी भंडार के साथ धनी वर्ग अपना भाग्य उज्जवल बनाने में सक्षम हो रहा है। यानी एक तरफ तो वो जो 20% लोग हैं वो उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ जो निर्धन और पुअर जो ग्रुप है या लोग हैं वो 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ, निर्धनता पॉवर्टी क्या है, इसके कॉजेज क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक्स।